हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच से। अब हम क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है। तो आप ज़रूर जुड़े, तो आप इस क्लास से ज़रूर जुड़े। सुबह को 11 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। इसी प्रकार से शाम को हमारी 4 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास होती है। ये हमारा पेपर 1 है। नेक्स्ट क्लास हमारी शाम को 5 बजे होती है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 यानी कि ईडीओ 2 है। नेक्स्ट क्लास हमारी शाम को 6 बजे होती है, जो हिंदी की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है। ठीक है। और शाम को 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, जिसमें मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और सर उसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा हिंदी का चैप्टर है चैप्टर 4। इससे पहले मैंने चैप्टर 3 तक के क्लासेस करा दिए हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक के चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी आज का चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है स्वतंत्र मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति। इसका नाम है स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तथा इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। अब हम अभिव्यक्ति का अर्थ देख लेते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना। व्यक्ति द्वारा अपने विचारों तथा भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे हमारे विचार जो हैं, उनके भाव हैं, उनको हम किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करें तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा अभिव्यक्ति कहलाएगा। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा तथा वाणी का रूप देता है। हमारे अंदर के जो हृदय के जो अंदर के विचार हैं, ठीक है, वो उनमें भाषा और वाणी का रूप व्यक्ति देता है। ठीक है। हमारे अंदर हृदय के अंदर जो विचार और भाव अंदर उमड़े बैठे हैं, ठीक है, उनका बाहर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? उनको बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगता है। जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन के भावों को, अपने मन में उत्पन्न भावों को क्या करता है? स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगता है। अथवा किसी वस्तु, घटना या विषय या वातावरण संदर्भ में हम जो भी मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो भी हम अपने अंदर सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आते हैं, उनकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, तथा जिन्हें हम शब्दों तथा वाक्यों की सहायता से मौलिक तथा लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि किसी वस्तु, घटना, विषय अथवा वातावरण के संदर्भ में जो हम मौलिक ढंग से क्या करते हैं? सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, जो हमारे मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, तथा उनके कल्पना में जो चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है, तथा जिन्हें हम शब्दों तथा वाक्यों की सहायता से लिखकर तथा मौलिक यानी कि बोलकर व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति में व्यक्ति बिना किसी संकोच के अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति में व्यक्ति बिना किसी संकोच के वो अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का आवश्यक अंग है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का एक आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सहायता से सहज ही भाषा में क्या कर सकते हैं? कुशलता को प्राप्त किया जा सकता है। भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है।
स्वतंत्र अभिव्यक्ति का भाषा के विकास में, भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए ये अति आवश्यक है कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने लिखने की कला का विकास हो। क्या हो? बच्चों में लिखने और बोलने की स्वतंत्रता का विकास हो। ठीक है, इसके लिए बच्चों के स्तर तथा उनके परिवेश को ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, हम स्वयं अनुभव करेंगे कि बच्चे भाषा को उसकी शुद्धता और सुगमता के साथ सीख रहे हैं। उनको हम क्या करेंगे? बच्चों को अगर हम उनके स्तर तथा परिवेश में उनको देख कर, ठीक है, उनके परिवेश पर ध्यान देते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या पता चलेगा? हमें ये अनुभव होगा कि बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा को शुद्धता तथा सुगमता से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि भाषा एक क्या है? कौशल है। भाषा क्या है? कौशल यानी कि स्किल है। ठीक है, इसमें मैं आपको इंग्लिश में एक दो वर्ड बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा क्या है? एक कौशल है। यह कौशल विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से निखरता है। क्या होता है? यह कौशल जो होता है वो विभिन्न प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल करके, ठीक है, विभिन्न प्रयोग करके, जब हम अपने आसपास बहुत सारे प्रयोग देखते हैं, ठीक है, उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। क्या होता है? यह कौशल विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से निखरता है। बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समझ विकसित हो। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि यह कौशल विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से निखरता है। जब हम बच्चों को करके सीखने पर बल देते हैं तो बच्चे स्वयं करके चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, जबकि लिखकर और पढ़कर वह उतनी आसानी से नहीं सीख सकते। इसीलिए प्रयोगात्मक कार्यों से क्या होता है? बच्चों पे ये कौशल का क्या होता है? विकास होता है। इस कौशल का विकास होता है तथा ये निखरता है। बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की समझ विकसित हो, उनकी मौलिक तथा लिखित शैली बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि हमें उनके सामने ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर लाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वो अपने भाव, विचारों तथा चिंतन को निसंकोच किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर सके। क्या करना चाहिए? बच्चों में स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की समझ विकसित करने के लिए हमें मौखिक तथा लिखित शैली को बेहतर बनाने के लिए उनके सामने ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वो अपने भाव, विचार तथा अभिव्यक्ति व चिंतन को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने निसंकोच होकर प्रकट कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है? समझाइए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि मौखिक अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए। ये आपको अति लघु में भी मिल सकता है। अति लघु में 1 नंबर टाइप क्वेश्चन में भी ये दे सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व भी बताइए। ये भी क्वेश्चन हमारा अति लघु टाइप में आ सकता है, या ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में लघु में आ सकता है। 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। किसमें? लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है? समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर तो आराम से पक्के हो सकते हैं। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर आराम से पक्के हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आंसर देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक संचार के विविध जटिल रूपों को संदर्भित करती है। मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक संचार के विविध जटिल रूपों को क्या करती है? संदर्भित करती है, जिसमें विभिन्न विधाएं शामिल हैं। कौन कौन सी विधाएं, ये देख लेते हैं। जैसे कथाएं हैं, मिथक, कविता, वक्तत्व, जो लिखित अभिव्यक्तियों से अलग विभिन्न संदर्भों तथा सेटिंग में प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या होता है इसमें मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक संचार के विविध क्या होता है? जटिल स्वरूपों का एक संदर्भित रूप होता है, जिसमें विभिन्न विधाएं शामिल होती हैं। जैसे कथाएं हैं, मिथक है, कविता, वक्तत्व तथा लिखित अभिव्यक्ति, ये सभी क्या हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार
प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में क्या कहा है, ये अब हम जान लेते हैं। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्यानात्मक संकेत साधन को प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। एक बार फिर से इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का साधन का प्रयोग करता है, क्या करता है, जिस ध्वन्यात्मक संकेत या साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अब आगे देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व निम्नवत है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर उनके मनोभाव को समझना तथा उसमें वांछित भावों को ग्रहण करना। ये सभी क्या आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के हमारे प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है कि अपने भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना, या फिर दूसरा हमारा क्या है इसका प्रकार कि दूसरों के विचारों को सुनकर मनोभाव को समझना तथा वांछित भावों को ग्रहण करना। दूसरों की भावनाओं को समझना या उनके विचारों को सुनना, ये हमारे क्या हो गए, मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा क्या होती है, प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, मौखिक अभिव्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि मौखिक अभिव्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा संपन्न होता है। व्यक्ति क्या करता है, प्रतिदिन अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। वो बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को अपने विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो इसके अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। क्या होता है, ये मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बालकों के मनोभावों को समझा जा सकता है। सही बात है कि मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक के अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, उनके अंदर जो विचार हैं, उनको क्या किया सकता है, उनको समझा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा बच्चे रोकर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में ही प्रकट करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, शिशु के फॉर्म में होते हैं, शिशु के रूप में होते हैं, तब बच्चे जन्म के समय भूख प्यास को अपने रोने के कौशल, रोने की मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में ही व्यक्त करते हैं। वो अपने विचारों को एक मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में रोकर प्रकट करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, मौखिक अभिव्यक्ति छात्रों के मस्तिष्क के शब्द भंडार की वृद्धि दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति छात्रों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बच्चा जो है जितनी ज़्यादा मौखिक अभिव्यक्ति करेगा या अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, उसी प्रकार से उसके शब्दों में क्या होगा, वृद्धि होगी, शब्द भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, मौखिक अभिव्यक्ति का उच्चारण मौखिक रूप से ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति का उच्चारण जो है वो मौखिक रूप से यानी कि बोलकर किया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आधिकारिक अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए जा सकते हैं कि बच्चों को कौन कौन से साधनों से हम मौखिक अभिव्यक्ति करा सकते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा चित्र के माध्यम से भी हम बच्चों से मौखिक अभिव्यक्ति करा सकते हैं। ये किस प्रकार करा सकते हैं, हम देख लेते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र पठन का भी प्रयोग किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र पठन का भी प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को चित्र का ज्ञान प्रदान कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। क्या होता है, बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा हो। चित्र भी उस प्रकार से होना चाहिए जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं। नैतिक कहानियों के आपने मार्केट में चार्ट तो देखे ही होंगे। उन चार्ट का प्रयोग करके बच्चों से क्या करना चाहिए, चित्र पठन करवाना चाहिए। बच्चों को उन चार्टों के प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चों को
जो नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं उनसे संबंधित कहानियों को अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए कि बच्चों इसे मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट करिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, कहानी पाठ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कहानी पाठ। मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों के गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने को क्या करना चाहिए? लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। कक्षा में इन कहानियों का पठन पाठन कराना चाहिए। कक्षा में क्या होना चाहिए? कक्षा में शिक्षक को इन कहानियों का पठन पाठन कराना चाहिए। उन्हें एक सीधे और अपने हाव भाव प्रकट करते हुए एक कहानी सुनानी चाहिए और उसी से संबंधित एक कहानी बच्चों से बनाने के लिए कहनी चाहिए। इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के क्या होता है? भाषा, उनकी कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। अतः कहानी पाठ मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि उत्पन्न करती है। अतः कहानी पाठ मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, कविता पाठ। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, कविता पाठ। कविता पाठ द्वारा बच्चों को उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति एवं रुचि का ज्ञान होता है। कविता का पाठन करने से बच्चों में क्या होता है? उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान प्राप्त होता है। उनमें रुचि जागृत होती है कविता के माध्यम से। अतः मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को कविता पाठ कराना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों के लिए कविता पाठ कराना अति आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है? बच्चों में उच्चारण है, अक्षर की अभिव्यक्ति है तथा रुचि का क्या होता है? ज्ञान होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है अभिनय। पॉइंट नंबर 4 है अभिनय। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को नाटक यानी कि अभिनय के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में क्या होता है? सुधार होता है। उनकी शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है। अतः अभिनय भी मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। बच्चों को एक कहानी के माध्यम से अभिनय के द्वारा क्या करना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति कराना चाहिए, जिससे उनका क्या होता है? उनके उच्चारण में क्या आता है? सुधार आता है और उनकी जो अभिव्यक्ति है, ये मौखिक वार्तालाप है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, वाद विवाद। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास वाद विवाद द्वारा होता है। बोलने से बच्चे का संकोच समाप्त होता है। इससे बच्चों की वाक्पटुता का तथा वाक् की चातुर्य में सुधार आता है। क्या होता है? वाद विवाद प्रतियोगिता। बच्चों को समय समय पर वाद विवाद में समय पर स्कूल में क्या करना चाहिए? कक्षाओं में वाद विवाद प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, जिससे क्या होता है? बच्चों को बोलने में क्या होता है? संकोच खत्म होता है और उनके बोलने की जो शैली है उसमें सुधार होता है, जिससे उनके वाक्पटुता तथा वाक् चातुर्य में भी सुधार होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में इन्हीं में से मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रही हूँ ना कि 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्लास को जरूर देखें, स्किप ना करें। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिखित अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए। लिखित अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए। लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि लिखित अभिव्यक्ति की परिभाषा बताएं तथा उसका महत्व भी बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का मुख्य साधन बताएं। इसके क्या क्या साधन हो सकते हैं उसके बारे में बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये DLED 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में मिल सकता है। इसलिए ये इन क्वेश्चन को तो आप स्किप ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। चलो आंसर देखते हैं इसका। लिखित अभिव्यक्ति एक कार्यकारी कार्य है। लिखित अभिव्यक्ति एक कार्यकारी कार्य है जो एक उच्च संज्ञानात्मक कार्य है। क्या है? एक उच्च संज्ञानात्मक कार्य है जिसमें विचारों को बनाए रखने की क्षमता तथा मानसिक लचीलापन, खुद को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल होती है। एक बार फिर से देखते हैं इसको कि लिखित अभिव्यक्ति एक कार्यकारी कार्य है। क्या है इसका मतलब? देख लेते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति एक कार्यकारी कार्य है जो क्या होता है? एक उच्च संज्ञानात्मक कार्य यानी कि उच्च संज्ञानात्मक या मानसिक कार्य है, जिसमें विचारों को बनाए रखने की क्षमता, जिसमें अपने विचारों को बनाए रखने की क्षमता,
मानसिक लचीलापन। क्या है? मानसिक लचीलापन, खुद को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल होती है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए आपको योजना बनाने, अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे लिखने और जो लिखा है उसकी समीक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए अपनी योजनाएं बनाने, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति का हम प्रयोग योजना बनाओ में भी कर सकते, मतलब योजना बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तथा अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको हम लिख करके इसकी समीक्षा को समक्ष क्या कर सकते हैं? सक्षम बना सकते हैं। चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं उनको हम लेखन के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति के मतलब क्या कर सकते हैं? हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं उनको हम लेखन के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, उसे लिखने और जो हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं उन्हें लिखने तथा जो लिखा है उनकी समीक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं हम लिखित व्यक्ति का महत्व क्या है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व, व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का एक विशेष महत्व है। व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का एक विशेष महत्व है। जिस प्रकार से एक मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति का भी एक महत्वपूर्ण क्या होता है? रोल होता है व्यक्ति के जीवन में। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे, लोग उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए क्या करना चाहिए? लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। जैसे प्राचीन घटनाएं होती हैं, अगर पिछले समय में अगर लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती, लेखन का माध्यम नहीं होता, तो आज हम प्राचीन समय की कथाओं को, प्राचीन समय की घटनाओं को नहीं समझ सकते। इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति का एक विशेष महत्व है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे, लोग उसका अध्ययन कर सकें कि भविष्य काल में कि प्राचीन समय में क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, इस सब का अध्ययन कर सकें। इसलिए लिखित अभिव्यक्ति क्या है? महत्वपूर्ण होती है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हजार वर्षों रूप से संचित करा आ रहा है। ठीक है, मानव अपने विचारों तथा अनुभवों को और अपनी कल्पनाओं को लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हजारों वर्षों से क्या कर रहा है? संचित करता आ रहा है। वो अपने विचारों को एक कॉपी में लिख कर उसको प्रकट करता है, उसके विचारों, ठीक है, वह अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पनाओं को लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित होता है। ग्रंथों के रूप में संरक्षित होता है। छात्र की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव होता है। सही बात है कि छात्र की शैक्षिक योग्यता, उसके अंदर क्या योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं, उनका मूल्यांकन भी तो हम लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही करते हैं। अतः लिखित अभिव्यक्ति विचारों, भावों को स्थायी बनाने में सहयोग करती हैं। उनको लिखकर हम भविष्य में पढ़ भी सकते हैं। प्राचीन समय में जो कथाएं या गाथाएं लिखी हुई हैं उनको हम आज के समय में पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसका बहुत अधिक महत्व है कि लिखित अभिव्यक्ति का हमारे विचारों तथा भाव में स्थायी बनाने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सहयोग करती हैं। अब देख लेते हैं लिखित अभिव्यक्ति के साधन। लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हो सकते हैं, ये देख लेते हैं कि जैसे सार लेखन है, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखक विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति के साधन, जैसे कि लिखित अभिव्यक्ति में कौन कौन से साधन आ सकते हैं, किसके माध्यम से हम इनको प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि सार लेखन के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, पत्र लेखन है, निबंध है, आत्मकथा है, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण आदि आते हैं इसमें। आदि इसके महत्वपूर्ण क्या है? लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी का चैप्टर 4, जिसमें हमने आज कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, कल से हम नया चैप्टर चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम नया चैप्टर 5 पढ़ेंगे।
क्लास अच्छी लगी हो तो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसी क्लास लगी। आप फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी पता लगे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।